गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा माइनर टॉपिक। ठीक है, माइनर टॉपिक हमें कवर करना था। उसके साथ साथ आज हम कवर करेंगे कैसे पार्टनरशिप फॉर्म, जो हम पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं, उस फॉर्म को कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन और पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बहुत ईजी है बट उसमें 14 पॉइंट्स है एक लाइन के। ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि माइनर पार्टनर कौन होता है। हु इज बेसिकली माइनर पार्टनर। ठीक है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। द माइनर कैन ओनली बी। अच्छा देखो, पार्टनरशिप एक्ट हमारी क्या कहती है कि जो माइनर होता है, ठीक है, वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट उसको हम प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट एज आपको लॉसेस में उसको शेयर नहीं देना है अगर इन केस यू हैव माइनर एज अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि माइनर कोई कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ही इज नॉट परमिटेड टू अलाउ इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो लायबल होता है आउटसाइडर्स को सिर्फ। ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट ही गेट शेयर। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे शेयर मिल जाएगा, बट लॉसेस में आपको आपका कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग ये जो मेजोरिटी द माइनर हैज टू गिव पब्लिक नोटिस सेइंग वेदर ही विल। ओके, अगर माइनर का एज सही हो जाता है, अगर वो मेजोरिटी में आ जाता है, तो उसे एक नोटिस देना पड़ता है पब्लिक को कि वो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ओके, और अगर वो कोई नोटिस नहीं देता है, एक पीरियड दिया जाता है, अगर वो उसमें नोटिस नहीं दिया है तो ही विल बी डीम्ड टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, ऑन गेटिंग द मेजोरिटी एज, जब उसकी एज मेजोरिटी हो जाएगी, ठीक है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसे शेयर भी मिलने लग जाएगा, लॉसेस में भी, प्रॉफिट में तो उसे पहले भी मिलता ही था। ही विल ऑल्सो भी, और उसको एक्टिव पार्टनर की तरह मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में भी मतलब वो पार्टिसिपेट कर जाएगा, उसको ये राइट भी दे दिया जाएगा। तो माइनर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, खाली प्रॉफिट में शेयर लेता है, लॉसेस में उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ही इज लायबल टू द आउटसाइडर्स। अगर उसकी एज मेजोरिटी तक आ जाती है तब उसे वो राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो एक नॉर्मल पार्टनर को मिलते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको पहले वाला टॉपिक समझ में आया होगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमने क्या बोला पहले कि पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा, देखो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसमें ओरल एग्रीमेंट भी होता है, रिटन एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन काफी लोग आजकल रिटन में चीजें पसंद करते हैं, तो दे गो फॉर रिटन एग्रीमेंट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ ओरल एग्रीमेंट। ये मैंने तुम्हें एक चीज बता दी है। अब देखो, पार्टनरशिप कब बनती है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम एक पार्टनरशिप फर्म को रन करेंगे। ठीक है, तो अवॉइड डिस्प्यूट्स। हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि डिस्प्यूट्स नहीं हो। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल, फिर हम टॉपिक पे आ रहे हैं। ये पार्टनरशिप फॉर्म है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, 3 पार्टनर्स है, ए है, बी है, सी है। ए ने बी को बोला कि हमेशा तुम्हें प्रॉफिट का फॉर सपोज 50% मिलेगा शेयर अगर हमें प्रॉफिट हुआ। सी को बोल, सी की बात छोड़ो, फिर एक जब प्रॉफिट हुआ तो बी ने बोला ए को कि मुझे मेरा 50% दो, प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 50% तो मैं रखूंगा, क्योंकि हमने ये बात ओरली कहा था। फिर ए क्या बोलेगा कि मुझे क्या पता मैंने ये बात कब बोली, तुम्हें तो कोई 50% नहीं मिलेगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओरल एग्रीमेंट से काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स होने के चांसेस, लड़ाइयाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आजकल सब लोग रिटन एग्रीमेंट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और देखो, तो अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, ये तो हो गया आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट। अगर आप देखो, पार्टनरशिप फर्म का एक एग्रीमेंट बनता है, उसको अगर सब पार्टनर साइन कर जाते हैं तो वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वो इट स्टार्ट्स वर्किंग एक्चुअली। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है,
कोई भी मतलब ये नहीं लॉ बोलता कि तुमने पार्टनरशिप फॉर्म को मतलब रजिस्टर कराना ही कराना है, बट जो चीज मैं बताना चाहती हूँ वो ये है, क्योंकि अगर आप अपने फर्म को पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराते हो, उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, और अगर तुम नहीं करवाते हो तो तुम्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं पार्टनरशिप फर्म के सभी। रुको, जो ये पार्टनरशिप डीड है उसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, 14 पॉइंट्स है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक लाइन के हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा फर्स्ट क्या नेम है फर्म का, सेकंड क्या नेम है और पार्टनर्स का क्या नेम और पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, थर्ड किस टाइप का बिजनेस है जो हम लोग चलाएंगे, फोर्थ इसमें ये बात लिखी होगी डीड में कि कहाँ पे बिजनेस हम करेंगे, मतलब जो ऑफिस है बेसिकली कौन से प्लेस पे होगा, फिफ्थ कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ये भी उसमें लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ये भी लिखा हुआ होता है, क्या मतलब राइट्स होती है, मेरे क्या अधिकार है, मेरी क्या जिम्मेदारी है अपने फर्म के लिए, ये भी उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, कैसे हम हमारे फर्म की अकाउंटिंग करेंगे ये भी लिखा हुआ होता है, कितना इंटरेस्ट मैं दूंगी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे ये लिखा हुआ होता है, कितना रेट पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने फर्म से अगर बाय केस उन्होंने फर्म से कुछ अमाउंट निकाल लिया है, ड्रॉइंग्स कर ली है, तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द फर्म बैक। ओके, कितना सैलरी पे करना है पार्टनर्स को ये लिखा हुआ होगा, रिटायरमेंट अगर आपको करना है, दिस सॉल्यूशन करना है उसके क्या प्रोविजन है, क्या किस तरीके से आप कर सकते हो ये लिखा हुआ है, अगर डिस्प्यूट्स हो गए तो क्या मेथड है जिससे आप सोल्व करोगे डिस्प्यूट्स को, और लास्ट 14 पॉइंट्स है, अगर लोन प्रोवाइड किया है पार्टनर्स ने, ये फर्म है, ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उन्हें क्या मिलेगा, क्या इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन, मैंने तुम्हें क्या कहा था पहले, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का, अगर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी तो नहीं होता, बट इफ यू डू यू गेट सम बेनिफिट्स। सो बेनिफिट्स बताती हूँ मैं आपको। अगर आपने नहीं, देखो इसमें क्या बोल रहे, लीगली कोई कंपल्सरी नहीं है, बट ये देखो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो यू कांट फाइल केस अगेंस्ट दैट फर्म। ठीक है, सेकंड, अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन किया है तो आप कोई और पार्टनर इन द अनरजिस्टर्ड फर्म में आप नहीं कर सकते। देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। मेरा पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, मैं किसी और पार्टनर को पे केस फाइल नहीं कर सकते अगर वो भी अनरजिस्टर्ड फर्म का है। मैं कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरी पार्टी की मतलब अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, केस फाइल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, और जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो केस फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स, बट अगर यू गेट इट रजिस्टर्ड यू कैन टेक ऑल दीज बेनिफिट्स। ओके, अब देखो क्या प्रोसीजर है अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम। आपने बोला मुझे अभी करना है रजिस्ट्रेशन, तो आप अभी जाके करो रजिस्ट्रेशन, है वो कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसमें ये लिखा है that is at the time of formation whenever partners decide to get registered to get the form registered the partners have to apply the registrar on the prescribed form। आपको रजिस्ट्रार के पास जाके ठीक है उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो कुछ फीस चार्ज करेगा, वो जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और उससे आपको कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। क्या जानकारी देनी पड़ेगी, आपके फर्म का नाम क्या है, आपके हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका अगर कोई ब्रांच है तो उसका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या है,
परमानेंट एड्रेस क्या है पार्टनर्स का नाम क्या है, कितने टाइम तक आप ये पार्टनरशिप चलाओगे, इस टाइप के बिजनेस को परस्यू करोगे, मतलब ये सब चीजें जहाँ पे आप जा रहे हो रजिस्ट्रार के पास टू गेट योर सेल्फ partnership firm registered, you have to give all these info to that person. The application, और ये जो आपका एक वो एप्लीकेशन आपको देगा वो आप सभी पार्टीज को साइन करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रार इस चीज को वेरीफाई कर लेगा, आपको एक सर्टिफिकेट भी दे देगा, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये चीज का प्रूफ है कि आपका जो पार्टनरशिप है एग्जिस्टेंस में आ रहा है, और पहले जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे 3-4 वो भी आप लोगे, you will use that, you can use that, and after the registration if any changes made in the information, सब ये सब छोड़ो, बस इसमें यही है कि अगर आपने अच्छे से पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रार से, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा which will be the proof that your partnership is registered and it has also come to existence. Okay, नेक्स्ट आपका आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेनली मैं क्या चाहती हूँ, देखो सबसे पहले आपका जो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उस टाइप का बिजनेस मैंने तुम्हें समझा दिया, मैंने तुम्हें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये 2 नाम है, इनका भी टॉपिक मैंने समझा दिया, पार्टनरशिप का टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अब हमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टार्ट करना है। आज मैं खाली डेफिनेशन बता रही हूँ कि मेन वीडियो अपन मतलब एक ही टाइप की वीडियो में सब चीज हो ना उसकी, तो आज मैं खाली इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कोऑपरेटिव की, ठीक है, ताकि जो बाकी वाला टॉपिक है वो सारा एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी, तो देखते हो इसी वीडियो में, ठीक है। देखो कोऑपरेटिव शब्द किसको कहते हैं, को और ऑपरेटिव, मतलब ये 2 वर्ड से मिला हुआ है, और कोऑपरेटिव एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जिसमें लोग वॉलंटरी आते हैं, ठीक है, और वो एक साथ मतलब जैसे मतलब अपनी इच्छा से आते हैं लोग इस टाइप के बिजनेस में, अपनी इच्छा के साथ जुड़ते हैं म्यूचुअल हेल्प के लिए, और इस टाइप को बिजनेस परस्यू करने के लिए लोग मतलब अपनी इच्छा से आते हैं, और कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है इस टाइप के बिजनेस को परस्यू करने के लिए, ठीक है। और मतलब इस टाइप के बिजनेस के लिए आप बैंक से भी जाके लोन ले सकते हो, ठीक है, आपको है परमिशन, ठीक है। मतलब इसमें मतलब देखो एक और डेफिनेशन बताऊं मैं इसकी कोऑपरेटिव की। कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयरइन पर्सन्स वॉलंटरली associate together as human beings on the basis of equality and promotion of economic interests of themselves. बट अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इतना बोल देना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की, ताकि म्यूचुअल हेल्प हो सके। 10% ऑफ मिनिमम एंड रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। अब देखो इसके फीचर्स कितने हैं, 6 फीचर्स। चलो फीचर्स आज कवर करेंगे उसके बाद देखेंगे। फीचर्स है इसके।
ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके 6 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वॉलंटरी एसोसिएशन, सेकंड लीगल स्टेटस, थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ कंट्रोल, फिफ्थ सर्विस मोटिव एंड सिक्स इक्वालिटी आनी चाहिए आपके वोटिंग राइट्स में। ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए बेसिकली। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। ओके, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, कॉमन इंटरेस्ट। अब तुम एक बात सोचो, जिसका मन होता है वो अपनी इच्छा से इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, ये लिखा है एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। अगर उनके पास कॉमन इंटरेस्ट है दे कैन ज्वाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, जैसे सारे फार्मर आ गए, सारे सबका एक ही टाइप का इंटरेस्ट हो गया, सारे फार्मर्स आके उन्होंने इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपनी इच्छा से। और मेंबर्स कभी भी छोड़ सकते हैं, जब उनको उनका डिजायर हो नोटिस देके वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, उनके विश से, उनके विल से कभी भी छोड़ सकते हैं। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, सभी मेंबरशिप सबको ओपन होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन समझ में आए, मतलब एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, एक मिनट। ठीक है, इच्छा है ना वो बेटा बहुत बड़ी चीज होती है, थोड़ा ऐसे लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लीगल स्टेटस देखो, इट इज कंपल्सरी टू। अब सबसे पहले इसमें आप ये बताओगे कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इन इट कंपल्सरी चीज होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाते हैं। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अलग है, जो मेंबर्स इसी सोसाइटी को चला रहे हैं वो अलग है, बिजनेस करने वाले लोग इसमें अलग, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। ठीक है, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बाय कर सकती है, सेल कर सकती है प्रॉपर्टीज को अपने नाम पे। ठीक है, द डेथ इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर मर गया इस टाइप के बिजनेस से तो उसके मरने से, उसकी इंसॉल्वेंसी से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्म को। तो ये दो आपके पॉइंट्स कवर होते हैं। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो जितना आपने इसमें एक ही लाइन लिखी हुई है बुक में, जितना एक्सटेंट आपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करा है उतने ही एक्सटेंट तक आपकी लायबिलिटी रहेगी। बस फोर्थ पॉइंट जो इसमें है वो है कंट्रोल। देखो मेन जो कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वो किसके हाथ में होता है, मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होता है। और इन मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करता है, कौन इलेक्ट करता है, देखो वोटिंग की जाती है मेंबर्स की, मेंबर्स वोटिंग करते हैं, फिर जो जीतता है वो मैनेजिंग कमेटी बनता है और वो ही सब चीजें कंट्रोल करता है कोऑपरेटिव वाले बिजनेस में। ठीक है, सर्विस मोटिव। देखो सबसे पहले कोई मोटिव नहीं होता इस ऑर्गेनाइजेशन का कि वो पैसे कमाए। ये ऑर्गेनाइजेशन बनती ही है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करे, प्रॉफिट मोटिव इस ऑर्गेनाइजेशन का एम नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है सेकेंडरी मोटिव, लेकिन पहला तो लोगों को सर्विसेज मिले वही इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है। लास्ट है आपके इक्वल वोटिंग राइट्स। ठीक है, पता है इसमें एक प्रिंसिपल चलता है इस टाइप में, एक आदमी एक वोट। ठीक है, इसमें ये प्रिंसिपल चलता है, सबको इक्वल वोटिंग राइट दिए जाते हैं। देखो सभी मेंबर्स को वोटिंग का अधिकार मिलता है इररेस्पेक्टिव उन्होंने कितना पैसा लगाया है फॉर्म में। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने कम लगाया तो हमें से वोटिंग राइट मिलेगी, नहीं, सबको वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, अ पर्सन, अगर मैंने देखो अगर मैंने ये तो ऐसे ही बोला है इसने कि अ पर्सन हु हैज 1000 शेयर्स एंड अ पर्सन हु हैज 10 शेयर्स विल गेट 1 वोटिंग राइट ओनली। तो सीधी सी बात है, तो मैंने अगर 1 लाख लगाया तब भी मुझे वोटिंग राइट मिलेगा, मैंने 20 लाख लगाया तब भी मुझे वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, तो हमने कवर कर लिए हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक वीडियो रिवाइज करके आए, कोई भी क्वेरी से कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।
थैंक यू गाइस।